जय हिंद दोस्तों आज हम मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पिछले वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला था उसका नाम था पेड़ पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और यह वीडियो जो थी वो हमने क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर था उसमें बना के चैनल पे अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो वहाँ से इस वीडियो को उठा लेंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मानव में जनन और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मानव जो होता है उसमें जनन दो प्रकार से होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, मानव में नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो नर जनन तंत्र अलग होता है और मादा जनन तंत्र अलग होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, मादाएं जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, ठीक है, उनमें एक जनन सिस्टम पाया जाता है, यानी कि एक जनन तंत्र पाया जाता है जिसको हम मादा जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक जननांग होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग होते हैं उनको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है वो दोस्तों एक जोड़ी होती है। मादा जनन तंत्र में इनकी संख्या जो होती है वो एक जोड़ी होती है। एक लेफ्ट साइड पे होती है और दूसरी राइट साइड पे होती है। ठीक है, यानी कि एक जोड़ी संख्या होती है इनकी, एक और दो ओवरी होती हैं, दो अंडाशय होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। अब यह अंडाशय होते हैं वो मादा के प्राथमिक जननांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मादा के प्राथमिक जननांग कौन कहलाते हैं? अंडाशय। प्राथमिक जननांग कैसे कहते हैं? अंडाशय को। प्राथमिक जननांग कैसे कहते हैं? अंडाशय को कहते हैं। ठीक है, अंडाशय जो होता है उसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अंडाणु का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एग का निर्माण करती हैं। कौन करती हैं? जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंडाणु जो अंडाशय जो होता है उसमें जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो किसका निर्माण करती हैं? एक अंड कोशिका का निर्माण करती हैं या अंडाणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं कि अंडाशय जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो अंडाशय की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 3 सेंटीमीटर। अंडाशय की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अंडाशय की जो चौड़ाई होती है, अंडाशय की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी जो मोटाई होती है अंडाशय की वो होती है 0.8 सेंटीमीटर मोटाई। ठीक है, अंडाशय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जननांग कहलाते हैं, जिनको हम अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं। ओवरी में क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण किसका होता है? किसके द्वारा होता है? जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, अब जो अंडाशय होता है उसमें दोस्तों हार्मोन का निर्माण होता है। हार्मोन निकलते हैं अंडाशय में। तो अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन, नंबर 2 एस्ट्रोजन, ठीक है, और नंबर 3 रिलैक्सेशन। ये 3 हार्मोन निकलते हैं अंडाशय से। ठीक है, ओवरी से कितने हार्मोन निकलते हैं? 3 हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सेशन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? जो मादाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। ठीक है, लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। जैसे आवाज में जब कोई भी फीमेल होती है, जब उसके अंदर लैंगिक लक्षणों का विकास होता है तो क्या होता है? स्तन जो होते हैं वो आकार में बढ़ जाते हैं, आवाज होती है वो मधुर हो जाती है। ठीक है, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों में
कौन भाग लेता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो भाग लेते हैं, जिसके कारण जो मादाएं होती हैं उनके शरीर में क्या होता है? लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है। रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है दोस्तों, ये तब रिलीज होता है जब चाइल्ड का बर्थ होता है, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो ये रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है वो चाइल्ड के बर्थ को या बच्चे के जन्म को कराने में हेल्प करता है। ठीक है। बच्चे को बॉडी से बाहर निकलवाने में कौन हेल्प करता है? रिलैक्सेशन हार्मोन। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अब फैलोपियन ट्यूब की, यानी कि अंडवाहिनी की बात करते हैं। ठीक है। अंडवाहिनी किसकी बात करेंगे? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो होती है इनकी संख्या एक जोड़ी होती है और ये नलिका के आकार की, यानी कि नली के समान संरचना होती है। ठीक है। इनके एक साइड में फिंगर के जैसी, अंगुलियों की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। जो अंडवाहिनी होती है इनके एक साइड में, यानी कि दो होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। अंडवाहिनी संख्या एक जोड़ी होती है और दोनों अंडवाहिनी के एक सिरे पर, ठीक है, फिंगर के जैसी, उंगलियों की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। ठीक है। इन फिम्बरी का काम ये होता है, जो अंडाशय में अंडा बनता है, एग बनता है, जब ये एग अंडाशय से बाहर आता है निकलकर, ठीक है, जब ये क्या आता है? अंडाशय से बाहर आता है इस तरह से, तो ये फिम्बरी क्या करती है? इस एग को पकड़कर किसमें भेज देती हैं? फैलोपियन ट्यूब में भेज देती हैं। ठीक है। किसमें भेज देती हैं? फैलोपियन ट्यूब में भेज देती हैं, अंडवाहिनी में भेज देती हैं। क्योंकि इसमें अंडाणु जो होता है वो बहता है। कहने का मतलब ये है, अंडाणु फिम्बरी के द्वारा कैच किया जाता है, जब अंडाशय से निकलता है उसके बाद फिम्बरी के द्वारा कैच किया जाता है। कैच करने के बाद में फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब में ये मूव करते हुए कहाँ तक आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब के जो अपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पर आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये वेट करता है शुक्राणुओं का निषेचन के लिए, यानी कि जब अंडाणु जो होता है वो अंडवाहिनी के ऊपर वाले हिस्से में आ जाता है, इस भाग में आने के बाद अंडाणु जो होता है वो शुक्राणु का वेट करता है निषेचन के लिए। ठीक है। इनकी जो लंबाई होती है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है फैलोपियन ट्यूब की। ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम, जो एक गोले के आकार की बड़ी सी संरचना होती है, इसका आकार ऐसा लगता है जैसे नाशपाती के आकार की जैसी संरचना होती है, इसे कहते हैं यूट्रस। ठीक है। तो हम यूट्रस की बात करेंगे, अब गर्भाशय की बात करेंगे। गर्भाशय जो होता है या यूट्रस जो होता है, ये एक नाशपाती के आकार की संरचना होती है। ठीक है। इस यूट्रस में क्या होता है? जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का जो विकास होता है इस यूट्रस में होता है। जब तक चाइल्ड मदर बॉडी के अंदर रहता है, जब तक कोई जो बेबी होता है वो मदर बॉडी के जब अंदर रहता है, तो उसका विकास जो होता है वो यूट्रस में होता है। ठीक है। अब होता क्या है सबसे पहले, यानी कि जब चाइल्ड जो होता है वो बनता किस प्रकार से? जब सेक्स की प्रक्रिया होती है उस समय पर क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं उनको योनि में छोड़ा जाता है नर के द्वारा। ठीक है। कोई भी नर और मादा जब आपस में सेक्स की प्रक्रिया करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो नर होता है उसके द्वारा शुक्राणु को योनि में छोड़ा जाता है। ठीक है। यानी कि जो स्पर्म होता है उसको योनि में रिलीज किया जाता है और स्पर्म में, ये स्पर्म जो होते हैं वो शुक्राणु जो होते हैं क्या होता है, ये ग्रीवा से होते हुए यूट्रस में आते हैं और यूट्रस से होते हुए, ठीक है, शुक्राणु सबसे पहले कहाँ है? योनि में आए। ठीक है। उसके बाद में ग्रीवा से होते हुए कहाँ पे आ गए? यूट्रस में। यूट्रस से होते हुए कहाँ पहुँच गए? फैलोपियन नलिका में पहुँच गए। फैलोपियन नलिका से होते हुए अंडाशय तक पहुँच गए, यानी कि जो अंड कोशिका है उस तक पहुँच गए, एग तक पहुँच गए, इस तरह से। अब ये एग और ये शुक्राणु दोनों आपस में मिलकर निषेचन करते हैं। क्या करते हैं? जब शुक्राणु और एग, अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। ठीक है। अब निषेचन होने के बाद में
जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद में जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जाइगोट। निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जाइगोट जो होता है, जब इसमें 16 सेल बन जाती हैं, जाइगोट जब होता है, जाइगोट में विभाजन होता है। विभाजन का मतलब होता है कोई भी, ये जाइगोट है, ठीक है, जब ये इस तरह से अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा तो इसे कहते हैं विभाजन। ठीक है, अब ये जाइगोट जो होगा इसमें अनेक कोशिकाएं बनेंगी, इस तरह से अनेक कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, जब इसमें 16 कोशिकाएं बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी? 16 सेल बन जाएंगी, 16 कोशिकाएं बन जाएगी। तो यह जो जाइगोट होगा वो यूट्रस में इस तरह से आके धंस जाएगा। यूट्रस की जो, यूट्रस के अंदर जो वॉल होती है, एक दीवार होती है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। यूट्रस की दीवार को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ठीक है, जब जाइगोट में 16 सेल बन जाती हैं तो ये जाइगोट जो होता है वो एंडोमेट्रियम की बॉल में आके या दीवार में आके धंस जाता है। इस तरह से ये जाइगोट धंस जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये जाइगोट यहाँ से क्या लेगा? पोषण लेगा। क्या लेगा? पोषण लेगा। पोषण लेने के बाद में ये क्या करेगा? वृद्धि करता रहेगा। वृद्धि करते करते ये किस में चेंज हो जाएगा? पोषण लेगा और वृद्धि करके किस में चेंज हो जाएगा? वृद्धि करके किस में चेंज हो जाएगा? चाइल्ड में चेंज हो जाएगा, यानी कि एक चाइल्ड का विकास हो जाएगा। अब यही चाइल्ड जो होता है वो यूट्रस में क्या होता है? विकसित होता रहता है और 9 मंथ के बाद, यानी कि 9 मंथ के बाद इसका चाइल्ड का जन्म होता है। ठीक है, तो जो एंडोमेट्रियम की बॉल होती है इसमें दोस्तों रक्त नलिकाएं मौजूद रहती हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम की बॉल में क्या होता है? रक्त नलिकाएं मौजूद रहती हैं, और जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो इस जो जाइगोट आता है, ठीक है, इस जाइगोट को चारों ओर से घेर लेती हैं। जैसे ये जाइगोट है, ये मान लिया अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाया है, अब इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। ये जो जाइगोट है, ठीक है, ये जाइगोट जो होता है वो रक्त नलिकाओं के द्वारा इस तरह से घिर जाता है चारों ओर से। ठीक है, अब घिर जाएगा, रक्त नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाओं में रक्त बहेगा, और रक्त जो बहेगा उस रक्त में पोषक पदार्थ होंगे। ठीक है, यानी कि शरीर जो हमारा, जो हम भोजन लेते हैं उसमें एनर्जी होती है, पोषक पदार्थ होते हैं, वो रक्त के द्वारा मिलकर शरीर के सभी भागों में जाते हैं। अब जो रक्त होगा रक्त नलिकाओं में बहेगा। अब रक्त नलिकाओं में रक्त नलिकाओं में जो जाइगोट था वो रक्त नलिकाओं के द्वारा घिरा हुआ था। अब ब्लड में जो पोषक पदार्थ होगा, ठीक है, तो ये जाइगोट क्या करेगा? उनको अवशोषित करेगा, यानी कि पोषक पदार्थों को लेता रहेगा या आकार में वृद्धि करता रहेगा। ठीक है, वृद्धि करता रहेगा। ठीक है, अब ये जो यदि ऐसा हो कि निषेचन की क्रिया ना हो, अंडाणु यहाँ पे आया, आने के बाद में शुक्राणु यहाँ तक नहीं पहुँचा, निषेचन नहीं हुआ, तो ये अंडाणु क्या होता है? ये अंडाणु यहाँ से यूट्रस में आता है। ठीक है, यूट्रस की जो बाल होती है, एंडोमेट्रियम की बाल, ये बाल क्या होती है? ये दीवार जो क्या होती है, ये घुल जाती है, और ये 28 दिनों में घुल जाती है और घुलकर बॉडी से बाहर आने लगती है। ठीक है, बॉडी से बाहर आने लगती है, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिक धर्म कहते हैं। मासिक धर्म। मासिक धर्म कहते हैं, MC के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बॉडी से, जो बॉडी में अनइम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो यूट्रस में जमा हो जाते हैं, एक बाल के रूप में जमा हो जाते हैं, वो बॉडी से घुलकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये जो अंडा होता है, जो उसका निषेचन नहीं होता है, वो भी बाहर आ जाता है योनि के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीवा की। तो ग्रीवा क्या होता है? हाँ, इसमें हम देखते हैं कि यूट्रस जो होता है, यूट्रस की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? यूट्रस की लंबाई जो होती है 7.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है यूट्रस की। ठीक है,
और इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई यूट्रस की, और इसकी मोटाई जो होती है वो होती है 3 सेंटीमीटर मोटाई। ठीक है, यूट्रस की जो लंबाई होती है वो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर लंबाई, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर मोटाई। उसके बाद बात करते हैं ग्रीवा। ठीक है, यूट्रस जो होता है दोस्तों एक सकरी पतली सी नली में आगे की ओर ओपन होता है। यूट्रस जो होता है वो आगे की ओर एक पतली सी नली में ओपन होता है जिसे हम सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, इसी सर्विक्स और ग्रीवा के माध्यम से यूट्रस का जो माउथ होता है वो बंद रहता है। ठीक है, जब ये सर्विक्स ओपन होता है तभी जो पीरियड होता है वो आता है। ठीक है, सर्विक्स यानी कि जो बॉल खुल जाती है फिर सर्विक्स ओपन होता है तभी पीरियड जो है वो आता है, उसके बाद नहीं आता। ठीक है, जब ये बंद हो जाता है तो नहीं आता। ठीक है, अब बात करते हैं योनि की। योनि को वजाइना कहते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा भाग होता है जो सेक्स के समय जो नर होता है उसके सेशन को प्राप्त करता है रिसीव। ठीक है, जो सेशन होता है वो इसी भाग में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इसी भाग में शुक्राणु को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। ठीक है, इस भाग में दोस्तों जो योनि वाला भाग होता है ये एक चौड़ी नली होती है थोड़ी। ठीक है, कैसी नली होती है, चौड़ी आकार की नली होती है, और इसकी लंबाई जो होती है दोस्तों वो 7 पॉइंट योनि की जो लंबाई होती है वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। अब जो योनि होती है या वजाइना होती है इसमें 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। ठीक है, उनमें से एक ग्रंथि का नाम होता है बार्थोलिन। वजाइना में योनि में वजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड होती है। बार्थोलिन ग्लैंड बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है, बार्थोलिन ग्लैंड जब कोई भी व्यक्ति जब आपस में सेक्स करते हैं तो उस समय पे क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड से एक स्टिकी या चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, जो क्या करता है योनि के माध्यम को गीला बना के रखता है। ठीक है, या स्मूथ बना के रखता है। बार्थोलिन ग्लैंड से क्या निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है। चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है जो क्या करता है यानी को स्मूथ बनाता है। ठीक है, योनि कैसा बनाता है, स्मूथ बनाता है। अब दोस्तों योनि में जो पेरिनियल ग्लैंड पाई जाती है, कौन सी, योनि में जो पेरिनियल ग्लैंड पाई जाती है, तो इस ग्लैंड से एक सीक्रेशन निकलता है या रसायन निकलता है, जो स्मेल प्रदान करता है। क्या देता है, स्मेल देता है, एक स्मेल देता है। वो किसके माध्यम से निकलता है, यानी कि जो पेरिनियल ग्लैंड होती है वो किसमें पाई जाती है, योनि में पाई जाती है। और जो पेरिनियल ग्लैंड होती है उससे एक रसायन निकलता है, एक केमिकल पदार्थ बाहर निकलता है जिसको जो क्या करता है, जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है उसमें स्मेल लाने का वर्क करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज पढ़ा कि जो मादा जनन तंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार से कौन कौन से इसमें अंग पाए जाते हैं और कौन कौन से अंग मिलकर एक मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से अंग मिलकर, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, ग्रीवा, ये सभी भाग मिलकर क्या करते हैं, एक मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कार्य होते हैं सभी को अच्छी तरह से पढ़ा। ठीक है, अंडाणु का निर्माण किसमें होता है, ओवरी में होता है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जाना, ब्रीफ डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा नर जनन तंत्र के बारे में, उसमें पढ़ेंगे हम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी।